देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन दिनों सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं झारखंड में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाले मामले में बुरी तरह से फंस चुके हैं। मालूम हो कि 31 जनवरी की रात ईडी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन को अपनी हिरासत में ले लिया और इसके बाद देखा गया कि हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इस पद से इस्तीफा देने के बाद फैसला लिया गया कि हेमंत सोरेन की जो पत्नी है कल्पना सोरेन, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, बल्कि यहाँ पर उनके जो पिता हैं जेएमएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन के काफी वफादार माने जाते हैं। झारखंड के टाइगर कहे जाते हैं जो हैं चंपई सोरेन। जी हाँ, चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। झारखंड में अब नई सरकार का गठन हो चुका है और इस सरकार के गठन हो जाने के बाद अब यहाँ पर कई सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं फ्लोर टेस्ट को लेकर। सवाल यहाँ पर बन रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पर कांग्रेस और जेएमएम का जो गठबंधन है, क्या वो गठबंधन अब टूटने की कगार पर पहुंच सकता है। सवाल यहाँ पर यह भी बन रहा है, क्या यहाँ पर बगावत पर उतर सकते हैं कुछ विधायक, और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में है, क्या वह एक बड़ा खेला कर सकती है। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं तमाम सवालों पर, इसी मुद्दे पर झारखंड की नई सरकार जो बन चुकी है, इस नई सरकार पर ही आज हम लगातार सवाल करेंगे। आज हमारे इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे हमारे बेहद खास सहयोगी के साथ। जी हाँ, आपको बता दें कि हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे एडिटर इन चीफ अमन जी के साथ, जिनसे हम जानेंगे कि झारखंड की सियासत को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। ये बात आप बखूबी जानते हैं कि झारखंड में जिस तरह से हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे जा चुके हैं, ईडी ने जिस तरीके से एक्शन लिया, 5 दिनों की वह रिमांड पर भेजे जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट से यहाँ पर जब फैसला जो आता है उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से झारखंड में हम देख रहे हैं कि चंपई सोरेन झारखंड के जो नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 13वें मुख्यमंत्री बने हैं, कैसे देख रहे हैं चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री बने हैं, आखिरकार वह इस पद की गरिमा को किस तरीके से बनाए हुए रखते हुए नजर आ सकते हैं। शिबू सोरेन को वह अपना गुरु मानते हैं और दूसरी ही तरफ हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे जा चुके हैं। इस पूरे ही सियासी प्रकरण पर आपकी क्या कुछ राय रही? देखिए, पहली बात तो मैं बधाई देना चाहूंगा कि कह सकते हैं आदिवासी चेहरा निकलकर फिर एक बार सामने आया है, क्योंकि चंपई सोरेन के बारे में इससे पहले तक बहुत से लोग जानते नहीं है, क्योंकि उतने कह सकते हैं कि मशहूर चेहरा वो बनकर कभी रहे नहीं, एक आम से चेहरा बनकर रहे। अभी भी अगर आप उनको देखें तो बेहद साधारण सा उनका लुक है और साधारण तरीके से वो रहते आए हैं प्रांशु, और ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। क्योंकि उनकी सबसे बड़ी अगर कहा जाए खास बात की उनका जो सादापन है, यही मेरे ख्याल से सबसे बड़ी ताकत उनकी है। और वैसे ही वो नजर आते हैं, क्योंकि 90 के आसपास से वो सियासत के अंदर मौजूद हैं और शिबू सोरेन के बहुत करीबी हैं। 91 में निर्दलीय के तौर पर वो चुनाव जीतते हैं और उसके बाद उनकी एंट्री होती है कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर। और इसके बाद जब 2000 में झारखंड बनता है, उस समय जब जेएमएम का गठन होता है, उसमें भी उनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। और यहाँ पर जब चुनाव होते हैं, हालांकि चुनाव में वो जीत नहीं पाते, लेकिन उनकी जो कह सकते हैं कि विश्वसनीयता है, उनका जो बिलीव कह सकते हैं शिबू सोरेन का था, वो लगातार उनके ऊपर बनता चला गया। और यहीं से कहीं ना कहीं उनका जो सोरेन परिवार के साथ में जो ताल्लुकात है, घनिष्ठता है, बहुत मजबूत हो गई। 2005 में वो मंत्री बने जब बीजेपी और जेएमएम की सरकार बनी। इसके बाद लगातार ये ऐसा रहा कि वो शिबू सोरेन हेमंत सोरेन के बेहद खास बने रहे। अभी भी अगर 2019 की बात करें तो वो मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे और अब उनको एक प्रमोशन मिला है, क्योंकि इतना बड़ा चेहरा वो थे नहीं। हालांकि बहुत समय से काम कर रहे थे, लेकिन कभी भी लाइमलाइट में वो कभी आए नहीं। कोरोना के वक्त में भी अगर उनके बारे में कहा जाए तो बहुत मदद की लोगों की उन्होंने, और उसी वक्त से लगातार उनके प्रति लोगों का जो एक प्यार है और जो एक कह सकते हैं लोकप्रियता है, ज्यादा बढ़ी। और अब जबकि वो मुख्यमंत्री बन गए, तो ऐसे में उनके ऊपर एक सरकार को चलाने की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इससे पहले तक उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं। अगर आप देखें शपथ ग्रहण समारोह में बेहद साधारण से अंदाज में प्रांशी जी वो नजर आ रहे थे, ये उनकी सबसे खास बात है। कि अमन जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि एक साधारण चेहरे को आगे कर दिया गया, और हेमंत सोरेन की बात कर ली जाए, आज वह घोटाले में फंसे हुए हैं, लेकिन इन पर अभी देखा जाए तमाम सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम दर्शकों को एक खास रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे कि शपथ ग्रहण के बाद चंपई सोरेन ने आखिरकार क्या कुछ कहा है। देखिए जरा। झारखंड प्रदेश में जो मुझे दायित्व मिला,
आज के पहले जो हमारा गठबंधन सरकार जो है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बुनियादी सवाल या बुनियादी शुरुआत में जो किया है यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी सर्वांगीण विकास के लिए जो काम शुरू किया है हेमंत बाबू ने, उसी काम को हम लोग गति देना है और समय पर हम लोग पूरा करके यहाँ के झारखंड की जनता की जो आशा आकांक्षा, उस आशा के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। फिलहाल देखा जाए चंपई सोरेन जिस तरीके से यहाँ पर अब निशाना साधते हुए नजर आए हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश रही है यहाँ पर, लेकिन बाकी की उन्होंने जिस तरह से बातें कही, उनका कहना रहा कि हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से प्रदेश को संभाला, जो विकास अब अधूरा रह गया है उस विकास को हम पूरा करना चाहेंगे, लेकिन विपक्षी दलों को वह घेरते हुए नजर आए हैं। तो इसी पर हम सवाल लेना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम का जो गठबंधन है वो गठबंधन कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर पहुंच सकता है। सवाल यहाँ पर ये लेना चाहेंगे कि आरजेडी के जो सत्यानंद हैं और कांग्रेस के आलमगीर हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, और ऐसे में इसी मंत्रिमंडल को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, तो सबसे पहले इन्हीं दोनों नेताओं पर रुख कर लेते हैं। इनको लेकर आपका क्या कुछ कहना रहेगा? देखिए, बिल्कुल आरजेडी की अगर आप बात करें तो उनके पास महज एक विधायक है और वो भी इस समय मंत्री बनकर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की बात करें तो आलमगीर काफी सीनियर उनके लीडर हैं, इससे पहले भी मंत्री थे और हमेशा फ्रंट पे नजर आते हैं। आपने देखा कि जब सरकार को लेकर तमाम सारी बातें बीजेपी की तरफ से होने लगी, तमाम सारे बयान जो कह सकते हैं आरोप लगने लगे, उसके बाद भी आलमगीर ने हमेशा हेमंत सोरेन का कह सकते हैं साथ दिया, उनके साथ खड़े रहे। तो ये आलमगीर है जो लगातार कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर वहां पर हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत करते रहे। अब ऐसे में आपने जो सवाल किया है कि क्या आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में क्या यहाँ से जो सरकार है उसमें कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है, कोई एक ऐसी चीज पैदा हो सकती है जो आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को कह सकते हैं कि जो मंत्री पद को लेकर भिड़ना, जो हम कहते हैं कि भिड़ सकते हैं या एक दूसरे से मनमुटाव उनका हो सकता है, मनभेद हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल का विस्तार होना अभी बाकी है। क्योंकि मंत्रियों का भले ही अभी अनाउंसमेंट ना हुआ हो, क्योंकि अभी फ्लोर टेस्ट पे भी जाना है, तमाम सारी चीजें होना है और यहाँ पर जो नए नवेले मुख्यमंत्री हैं उनको भी बहुत सारा अनुभव प्राप्त करना होगा, यहाँ पर बहुत सारी चीजों को जानना समझना होगा, क्योंकि इससे पहले उनके पास प्रांशी जी ये अनुभव था नहीं। तो ऐसे में बड़ी बात है किस तरह से वो चीजों को मैनेज करते हैं और आने वाले जो दिन हैं वो बेहद खास होने वाले हैं चंपई सोरेन के लिए, क्योंकि इन दिनों में उनको जो है राजनीतिक तौर पर खासकर जो मुख्यमंत्री का पद होता है उस पर काम करने की समझ डेवलप पैदा करनी होगी और साथ में कई ऐसे अहम जो फैसले होते हैं वो करने होंगे। तो ऐसे में उनके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि किस तरह से वो जो बड़े फैसले करते हुए नजर आने वाले हैं, क्योंकि अगर देखा जाए प्रांशी जी तो तकरीबन वो 10वीं पास बताए जाते हैं। तो ऐसे में कई अहम जो फैसले होने वाले हैं उसमें उनकी जो भागीदारी होगी, जिम्मेदारी होगी और जो फैसले होंगे वो बेहद अहम होने वाले हैं। लेकिन जैसा कि आपने यहाँ पर कहा कि चंपई सोरेन के आगे अब यहाँ पर देखा जाए कई सारी चुनौतियां हैं। चुनौती सबसे बड़ी जो आज निकल कर आती है अमन जी, वो ये भी है कि कांग्रेस और जेएमएम के जो 35 विधायक हैं जिन्हें विमान से हैदराबाद भेज दिया गया। आखिरकार 35 ही क्यों? क्योंकि फ्लोर टेस्ट की अगर बात कर ली जाए तो 43 विधायक यहाँ पर बनते हैं और 35 विधायकों को विमान से भेजे जाने की रणनीति आखिरकार क्या कुछ हो सकती है? फ्लोर टेस्ट से पहले यहाँ पर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हमने महाराष्ट्र में देखा, फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे जी इस्तीफा दे देते हैं और वहां पर शिंदे और बीजेपी की सरकार जो बनती हुई नजर आती है, यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया प्रांशी जी। 35 विधायकों की हम बात कर सकते हैं, 35 यानी कि आंकड़ा अगर हम बात करें कि 41 विधायक चाहिए आपको बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा के अंदर। तो ऐसे में क्या चंपई सोरेन सरकार के पास, जो नई नवेली सरकार है, आज ही गठन हुआ है, क्या उनके पास ये जादुई आंकड़ा है? हालांकि उन्होंने जो कह सकते हैं कि लिखकर जो दिया उसमें 43 विधायकों का नाम दिया, बाकायदा साइन भी है। कल कई सारे जो विधायक उनके साथ में खड़े भी नजर आए, लेकिन 35 भी क्यों, ये सबसे बड़ी बात निकल कर सामने आती है कि 35 का जो आंकड़ा है आखिर ये क्या अल्प मत में सरकार अभी से आ गई? क्योंकि जो निशिकांत दुबे हैं, बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं, गोड्डा सांसद हैं और लगातार हेमंत सोरेन के ऊपर जो है तंज कसते रहते हैं, तमाम
सारे बयानबाजी करते रहते हैं। वही ये बात कह रहे हैं कि भाई 35 का आंकड़ा क्यों, आपके पास तो 43 विधायक थे, आखिर इसमें 7-8 जो विधायक थे वो कहाँ जो है गुम हो गए, या उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही, या फिर ये 8 विधायक कम से कम अभी से ही नाराजगी अपनी दिखा रहे हैं। क्योंकि ये लगातार माना जा रहा है प्रांशु जी की जो सोरेन खेमा है, परिवार है, खासकर बात कर सकते हैं उसमें सीता सोरेन, बसंत सोरेन और इनके अलावा जो एक बड़ा नाम है कल्पना सोरेन, इन तीनों के बीच में सत्ता को पाने की जो होड़ थी, कहीं आपस में ही तो ये बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे। आपने जिस तरह से यहाँ पर परिवार की बात की है, बात यहाँ पर सीता सोरेन की ही कर लेते हैं, जो शिबू सोरेन के बड़े बेटे रहे, दुर्गा सोरेन, जो आज हमारे बीच नहीं है। तो सीता सोरेन को लेकर जो बातें निकल कर आई थी, विधायक दल की बैठक हुई और उस बैठक में हमने देखा था अमन जी कि हेमंत सोरेन पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल उठते हैं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को लेकर। आखिरकार पत्नी कल्पना सोरेन को जिस तरीके से मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, चंपई सोरेन को आगे कर दिया गया, देखा गया तो एक बड़ी रणनीति ये देखने को मिली कि बीजेपी आलाकमान जिस तरीके से नए नए चेहरों को आगे करने में लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जिन सहयोगी जो भी सहयोगी दल हैं वह भी नए नए चेहरों को आगे कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर सीता सोरेन को लेकर अब खड़े होते हैं, जो कहती हैं कि मैं मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन को बनने ही नहीं दूंगी, बल्कि जिस तरह से यहाँ पर जो फैसले लिए जा रहे हैं उन पर अगर रुख कर लिया जाए तो कहीं ना कहीं सीता सोरेन जो कहती हैं कि मैंने अपनी दोनों ही बेटियों को बड़े संघर्षों से पाला है, और ऐसे में देखा जाए मैं जिस तरीके से संघर्ष करती हुई लड़ती हुई नजर आई हूं, और मुझे वो जिम्मेदारी ना मिलना, जिस तरीके से उन्हें कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। कैसे देख रहे हैं एक परिवार में भी रार बढ़ जाना और दूसरी ही तरफ यहाँ गठबंधन में भी रार बढ़ जाना? क्या वाकई में झारखंड में हम देखेंगे कि जेएमएम और कांग्रेस का जो गठबंधन है, जो सरकार है, क्या उसका सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ सकता है? परिवार की जो भिड़ंत है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी यहाँ पर चुनौती बन सकती है। देखिए, मुझे भी लग रहा है पूरी तरह से, क्योंकि प्रांशु जी अगर परिवार की आप बात करें तो सीता सोरेन का जो जिक्र आपने शुरू किया है, दरअसल वो ये कहती रही हैं कि भाई मेरे पति दुर्गा सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री के सबसे प्रबल दावेदार थे, उन्हीं के ऊपर जेएमएम जो थी वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जेएमएम जो सत्ता में आई उसको लेकर उन्होंने कहा था कि मेरे पति जो हैं वो सबसे बड़े दावेदार थे, लेकिन जिस तरह से उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद ये हक मुझे मिलना चाहिए था, लेकिन मेरी जगह पर ये हक जो है हेमंत सोरेन को मिल गया। इसी बात से वो खफा है, और देखिए 3 बार की वो विधायक है, तो ऐसे में उनका जो वर्चस्व है वो बेहतर होना चाहिए था। आपने उनकी बेटियों का जिक्र किया, जयश्री और राजश्री, लगातार उन्होंने भी एक तरीके से दुर्गा सोरेन संगठन जो उसको मजबूत किया है, जिला स्तर पर लगातार उनकी जो कह सकते हैं कि रैलियां होती रहती हैं, लगातार उनकी बैठकें होती रहती हैं, और ये कहीं ना कहीं समझा जा सकता है। कई जो जेएमएम के जो कह सकते हैं प्रांशु जी, जो जेएमएम के नेता हैं, उन्होंने सवाल उठा दिए थे कि भाई आखिर एक ही दल के अंदर 2 दल कैसे बन सकते हैं, इसको लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। वैसे में सीता सोरेन क्या वाकई में बड़ा खेल करने वाली हैं? क्या वाकई में यहाँ पे जो है बड़ी कह सकते हैं कि तौर पे वो अपने आप को पेश करने वाली हैं? क्योंकि चुनौती उनके सामने भी कम नहीं है, क्योंकि 2025 आते आते या 2024 के अंत में आते आते सरकार का गठन होना है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही बन जाता है कि मुख्य चेहरा, अगर सीएम हेमंत सोरेन बहुत समय तक जेल में रहते हैं तो मुख्य चेहरा आखिर यहाँ पर कौन होने वाला है? क्योंकि सीता सोरेन, कल्पना सोरेन दोनों में ये भिन्नत होती हुई नजर आएगी, क्योंकि दौरानी और जेठानी के बीच की जो लड़ाई है, पॉलिटिकल लड़ाई जो है वो उभर कर सामने आएगी। क्योंकि अभी तक कल्पना सोरेन ने भी नहीं कहा है कि मैं सीएम नहीं बनना चाहती, मेरी जगह सीता सोरेन जो मेरी कह सकते हैं बड़ी दीदी है उनको सीएम बनाइए, बट ऐसा भी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। तो आप ये मानकर चलिए कि जो कह सकते हैं सोरेन का जो परिवार है, जो सोरेन परिवार है, उसके अंदर एक बड़ी गांठ, एक बड़ी फूट अब पड़ती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि कोई भी सत्ता को लेकर जो है अपना हक छोड़ना नहीं चाहता, सत्ता पे बना रहना चाहता है, और सबसे बड़ी बात कि वो सीएम बनना चाहता है, पार्टी का मुख्य चेहरा बनना चाहता है। लेकिन यहाँ पर अगर सवाल ले लिया जाए विधायकों को लेकर, जिस तरह से विधायकों को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक बड़ी बगावत देखने को मिल सकती है, और जिसका पूरा फायदा कहीं ना कहीं मोदी सरकार उठा सकती है, बीजेपी उठा सकती है। सवाल यहाँ पर बन जाता है विश्वास मत को लेकर, फ्लोर टेस्ट को लेकर, कि इस फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी झारखंड में क्या एक बड़ा खेला कर सकती है? क्योंकि हमने ये भी देखा है अमन जी, बीते साल भी जिस तरह से ईडी सीबीआई की छापेमारी देखने को मिली, जिस तरह से इस साल 10 समन उन्हें भेजे गए, पहले भी समन भेजे गए थे, उस वक्त हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा था कि देखिए बीजेपी वही रणनीति बनाती है जहां पर सत्ता में उन
उनकी पार्टी नहीं है, जिस राज्य में उनकी सरकार नहीं है, और राज्य में अगर विपक्षी दलों की सरकार है तो विपक्षी दलों की सरकार को गिराने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। वह ईडी सीबीआई को भेज देती है, जिस तरह से वो कहते हैं राजनीतिक दलों की तरफ से तमाम दिग्गज नेता कहते हैं कि जब जब मोदी डरते हैं तब तब ईडी सीबीआई को आगे कर देते हैं। कैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर विश्वास मत की बात कर ली जाए, बात यहाँ पर बीजेपी अब झारखंड में एक बड़ा खेला कर सकती है, वाकई में यहाँ पर अब बीजेपी की जीत नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल आपने विश्वास मत का जिक्र किया, क्योंकि अभी सरकार बनी है और अभी भी ये कहा जा रहा है चंपई सोरेन जी से कि भाई आप जो है अभी वक्त दीजिए, टाइम दीजिए, उसके बाद हम आपसे फ्लोर टेस्ट कराएंगे, अभी कोई जरूरत नहीं है। यानी 8-10 दिन का भी अगर ये खेल चलता है तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर बीजेपी कोई बड़ा खेल कर सकती है। आपने कई राज्यों का जिक्र किया, मुझे महाराष्ट्र याद आता है कि किस तरह बीजेपी ने पूरी सत्ता का खेल वहां पर किया। जो उनके मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस, उनको उप मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री तक बना दिया। तो सत्ता का जो खेल है बीजेपी के लिए वो किस लेवल पे जा सकता है आप उसको भली भांति जानती हैं। अभी देखिए चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ वहां पर क्या कुछ नहीं हुआ। तो ये जो सारी चीजें, इसमें जो विपक्षी दल है वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई ईडी के जरिए हमें लगातार डराया जाता है, दबाया जाता है। कल राहुल गांधी ने भी यही बात कही कि नीतीश कुमार क्यों हमसे अलग हुए, आप बेहतर जानते हैं कि ईडी का डर कहीं ना कहीं उनको भी सता रहा है। तो ये जो सारा माहौल बन रहा है ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि बीजेपी जिस तरह से जो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जिस तरह से ईडी का जो कह सकते हैं यूज कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, वो कई तरह से ये सवाल खड़े करता है कि सारा जो भ्रष्टाचार है, सारा जो करप्शन है प्रांशी जी, क्या सिर्फ वो विपक्षी दलों के अंदर ही है या कोई और भी उसके अंदर कहीं ना कहीं शामिल है। पर ये भी उठते हैं कि बीजेपी के नेता क्यों नहीं फंसते। यही बात हो रही है। अगर आप हेमंत बिस्वा की बात करें जो मुख्यमंत्री बनकर बैठे हुए हैं असम में, यही बीजेपी उनके ऊपर तमाम सारे सवाल खड़े करती थी, आज उनके ऊपर क्यों मौन धारण किए हुए। अगर हम प्रफुल्ल पटेल की बात करें, जगन भुजबल की बात करें, और ऐसे तमाम सारे नेता हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं जो आज बीजेपी में शामिल हो गए, तो कोई उनके ऊपर बात नहीं कर रहा। तो कुल मिलाकर जो विपक्षी दल है वो यही बात प्रांशी जी कह रहे हैं कि आखिर जो ईडी है वो सिर्फ हम ही तक क्यों सीमित है, हम ही सारे आरोपी क्यों बनाए जा रहे हैं। और केजरीवाल तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस तरह से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं डर और खौफ दिखाकर सत्ता को जो है वो एक तरीके से अपने हाथों में हासिल करने का। देखिए जिस तरह से अमन जी आप यहाँ पर बात कर रहे हैं बीजेपी की कि आखिरकार बीजेपी ही यहाँ पर अपने जो उनके नेता हैं वो क्यों नहीं फंसते हुए नजर आते। सबसे बड़ा जो हमने उदाहरण देखा बीते साल, यहाँ पर सवाल जो उठते हुए नजर आए ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर उठते हुए नजर आए कि बीजेपी के नेताओं पर आखिरकार यहाँ पर ऐसा क्यों कुछ नहीं देखने को मिलता है। इस्तीफा की मांग यहाँ पर उठती हुई नजर आई थी, उन पर एक्शन हमने नहीं देखा। इनके अलावा भी यहाँ पर तमाम ऐसे नेता हैं जिनको लेकर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर झारखंड की ही कर लेते हैं पहले। चंपई सोरेन जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, नई सरकार का गठन हो चुका है, और नई सरकार के गठन हो जाने के बाद यहाँ पर अब सवाल ये उठते हैं जो विपक्षी दल उठाते हुए हमेशा नजर आते हैं जब राज्य में बीजेपी की सरकार आ जाती है। बात यहाँ पर राजस्थान की कर लेते हैं। सबसे पहले राजस्थान में हमने देखा कि भजन लाल ने मुख्यमंत्री की शपथ ली और 15 दिनों के बाद मंत्रिमंडल का गठन होता है, और उस वक्त सवाल यही उठाए गए थे कि मंत्रिमंडल का गठन कब होगा। तो चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल पर रुख कर लिया जाए तो आखिरकार इनके मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो सकता है। देखिए बिल्कुल 2 मंत्री तो फिलहाल अभी बने हैं, जिसमें सत्यानंद और आलमगीर 2 मंत्री बने हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम देखें तो अभी भी प्रांशी जी अभी भी कई जो है मंत्री बनने बाकी हैं। जो चंपई सरकार है उसमें कई विभागों का बंटवारा होना बाकी है। आपको याद हो कि लगातार इसी बात पे बिगाड़ पैदा होता है कि कौन सा मंत्रालय किसको मिलता हुआ नजर आया। आपने देखा बिहार में जिस तरह से चालाकी के साथ में बीजेपी ने पूरी रणनीति बनाते हुए सरकार को गिराकर अपनी सरकार वहां पर हासिल कर ली, और एक तरीके से तेजस्वी जो सबसे बड़ा दल है आज वो विपक्ष में बैठने को मजबूर है। लेकिन मसला यहाँ पर फंसता है कि अगर सरकार आपने बना भी ली तो जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, चाहे हम वित्त मंत्रालय की बात करें, गृह मंत्रालय की बात करें, ऐसे जो अहम मंत्रालय उनके ऊपर जरूर जो है आपस में मतभेद पैदा होते हैं। तो ऐसे में अगर हम सीटों का भी जिक्र करें तो जेएमएम सबसे बड़ा दल है, 29 सीटें उसके पास है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उनके पास तकरीबन 17-18 विधायक मौजूद हैं। वहीं आरजेडी के पास 1 विधायक है, उनको भी मंत्री पद दिया गया है। तो सरकार बचाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा बिहार में एकमात्र जो कह सकते हैं कि निर्दलीय जो विधायक थे उनको भी मंत्री पद दिया गया है। तो सरकार बचाने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं कि कहीं भी अगर हमारे विधायक नाराज हुए तो ये लोग हमें सपोर्ट कर देंगे। यहाँ पर अगर विधायकों की नाराजगी की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन है। 43 विधायक यहाँ पर बताए जा रहे हैं, जिनमें से 35 विधायकों को विमान के द्वारा हैदराबाद भेजा जा रहा है। तो सवाल यहाँ पर विश्वास मत से पहले ये भी उठते हैं कि कांग्रेस के कितने विधायक यहाँ पर देखे जा सकते हैं और जेएमएम के कितने। देखिए अभी तो ये कहा जा रहा है कि भाई हम कहीं भी अल्पमत में नहीं है, हमारे पास 45-46 बल्कि 50 तक का भी आंकड़ा दिया जा रहा है। अगर आप
कांग्रेस और जेएमएम के गठबंधन की बात करें तो तकरीबन 45-46 का आंकड़ा होता है। आरजेडी को जोड़ लें, निर्दलीय को जोड़ लें और एक आध दो को जोड़ लें, तकरीबन इनके पास 50 का आंकड़ा है। लेकिन क्या वाकई जो बात ये कहते हुए नजर आ रहे हैं वो सच है? क्योंकि जिस तरह आपने 35 जो लगातार पॉइंट आउट कर रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूं कि 35 का जो आंकड़ा है अपने आप में एक ऐसा आंकड़ा है जो बीजेपी है उसको एक मौका जरूर देगा कि कहीं ना कहीं कोई लोचा है, कोई गड़बड़ है। और इन 15 विधायकों के ऊपर हम अगर अपनी नजर लगाएं तो यहाँ पर सरकार में एक बड़ा खेला कर सकते हैं। तो बिल्कुल अभी क्योंकि दिन कई हैं, तो ऐसे में जो बीजेपी है एक बड़ा खेल यहाँ पर करती हुई दिखाई पड़ सकती है। एक बड़ा कह सकते हैं उसकी जो साजिश है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि यही बात हेमंत सोरेन लगातार कहते हुए नजर आए कि बीजेपी किसी भी कीमत पे हमारी सरकार को झारखंड से उखाड़ फेंकना चाहती है। वैसे में क्या जो बसंत सोरेन है, जिनके प्रति लगातार निशिकांत दुबे की बड़ी हमदर्दी रहती है, कई बार उनको सीएम बनाते हुए नजर आते हैं, कई बार ये भी कहते हैं कि भाई बसंत सोरेन को जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, कई बार सीता सोरेन का जिक्र कर देते हैं। तो ऐसे में जो पारिवारिक फूट है उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी अपना दिमाग लगाती हुई नजर आ रही है कि कहीं अगर कोई लूप होल मिले तो वो सत्ता पर काबिज होने में देर नहीं लगा। इसीलिए फ्लोर टेस्ट में प्रांशु जी तकरीबन 8 से 10 दिन का वक्त लिया जा रहा है, ताकि अगर कोई भी संभावना बने तो उसको हम वहां पर पलटवार कर सके। आपको क्या लगता है फ्लोर टेस्ट से पहले यहाँ पर चंपई सोरेन की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती है? जिस तरह से यहाँ पर ये सवाल उठ रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं गिर सकती है। हेमंत सोरेन जो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए थे कि हमारी सरकार को गिराने में मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है, ईडी सीबीआई को ही वह आगे कर देती है। कई राज्यों में हमने देखा उसी चीज को लेकर उन्होंने ये तमाम सवाल खड़े किए थे बीते पिछले साल। तो सवाल यहाँ पर ये भी बनते हैं, चाहे विधायकों के मंत्री पद की बात कर ली जाए कि कांग्रेस के कितने विधायक यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जेएमएम के कितने, बात यहाँ पर कर ली जाए अगर हेमंत सोरेन की रिमांड के बारे में। जो रिमांड है वो हम देख रहे हैं विपक्षी दलों के नेता अगर सलाखों के पीछे हैं। बात दिल्ली सरकार की कर ली जाए, अरविंद केजरीवाल को 5 समन भेजे जा चुके हैं, अब तक पेश नहीं हुए हैं ईडी के सामने। और ऐसा ही नजारा हेमंत सोरेन के लिए हमने देखा था, 36 लाख का कैश बरामद हुआ उनके घर से, कागजात जब्त किए गए, 2 कार जब्त की गई। और ऐसे में देखा गया है कि हेमंत सोरेन को भी 5 दिनों की रिमांड पर भेजा गया है। यही हाल हमने देखा था आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा से सांसद हैं संजय सिंह, हमने ये हाल देखा है दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ। क्या यहाँ पर भी हेमंत सोरेन की रिमांड बढ़ती हुई नजर आएगी? नई सरकार का गठन तो हो गया, लेकिन इस सरकार को जिस तरीके से हेमंत सोरेन चला रहे थे, आखिरकार हेमंत सोरेन पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या मुश्किलें घटेंगी या बढ़ जाएंगी? देखिए बिल्कुल अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगाज मोहब्बत है और अभी हो सकता है इस मोहब्बत का अंजाम बड़ा खतरनाक साबित हो, क्योंकि यहाँ पर अगर हेमंत सोरेन लगातार जिस तरह की जद्दोजहद में जुटे रहे, 8 से 9 उनको समन मिले हैं और जिस तरह से उनका कह सकते हैं कि जवाब रहा है, हमेशा आंख मिचौली वाला खेल रहा है। क्योंकि दिल्ली में आपने देखा कि ईडी उनके अगर पहुंचती है दिल्ली में नहीं मिलते हैं। इसके अलावा ये कहा जाता है कि हेमंत सोरेन गायब हो चुके, तो कई तरह की थ्योरी उनको लेकर आई है। लेकिन जिस तरह से फिलहाल वो सलाखों के पीछे होता है, जो 5 दिन की रिमांड उनको मिली है, तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में अभी इतनी आसानी से पिंड नहीं छूटने वाला है, पीछा नहीं छूटने वाला है, क्योंकि ईडी इसके बाद तारीख पे तारीख लेती हुई नजर आएगी। आपने देखा कि दिल्ली में ही जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, लगभग उनको साल भर का वक्त होने को आ गया है, तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन अभी भी कोई फैसला उनके खिलाफ साबित नहीं हुआ है, ना कोई सबूत ऐसा आ पा रहा है, लेकिन फिर भी वो सलाखों के पीछे हैं। तो ऐसे में जो आप बात कह रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में, क्योंकि लोकसभा जो चुनाव है वो महज 2-3 महीने के रह गए हैं, तो ऐसे में अगर हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे रहते हैं तो ये उनकी पार्टी के लिए भी कहीं ना कहीं अशुभ संकेत होगा, क्योंकि अगर वो बाहर रहते तो 2-3 जो सीटें उनके पास हैं वो बढ़ सकती थी। लेकिन अभी फिलहाल जो आंकड़ा है वो बीजेपी के पास 11 से 12 सीटों का है और लगभग जो 14 सीटें हैं उसमें जेएमएम की हिस्सेदारी बहुत थोड़ी है। अगर वो बाहर रहते तो शायद ये आंकड़ा बढ़ सकता था, लेकिन अभी ऐसा लगता है प्रांशु जी कि अगर वो जेल के अंदर है, सलाखों के पीछे हैं, तो उनकी स्थिति जो है खराब हो सकती है। वाकई में आखिरी कुछ सवाल लेना चाहेंगे यहाँ पर मंजी से, क्या लगता है आपको विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, दावे किए गए थे कि कहीं ना कहीं जो गांडे सीट है वहां से कल्पना सोरेन को आगे किया जा सकता है, इसी वजह से एक विधायक का इस्तीफा हुआ, तो कल्पना सोरेन चुनाव लड़ती हुई आने वाले समय में देखी जाएंगी। अगर हेमंत सोरेन इसी तरीके से जेल में रहते हैं तो क्या कल्पना सोरेन इस राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए खुद ही आगे आएंगी? क्या अपनी जो उनकी परिवार में देखा जाए, यहाँ पर सीता सोरेन है जो जामा सीट से विधायिका है, कैसे देख रहे हैं आप? क्या यहाँ पर एक आपसी भिड़ंत हमें देखने को मिलेगी परिवार में चुनाव लड़ने के लिए? और विधानसभा चुनाव जो काफी नजदीक है, इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी की जीत पक्की मानी
मानी जा देखिए सकती है? बिल्कुल आपने परिवार का जिक्र फिर कर दिया है, तो कल्पना सोरेन का चेहरा, सीता सोरेन का चेहरा या फिर बसंत सोरेन का चेहरा, कौन सा चेहरा है जो जेएमएम का मुख्य चेहरा बनेगा? क्योंकि शिबू सोरेन तो अब उम्र दराज हो गए हैं, तो ये जरूर मानकर चला जाएगा कि उनके स्थान पर अब हेमंत सोरेन थे। हेमंत सोरेन तो खुद सलाह के पीछे हैं। तो अब इन 3 चेहरों में से कौन सा वो चेहरा होगा जो जेएमएम का मुख्य चेहरा बनेगा आने वाले चुनाव में? अगर ऐसा होता है तो आपसी जो कलह है वो एक बार फिर से उभर कर सामने आएगी, क्योंकि सीता सोरेन जो है वो ये चाहेंगे कि भाई मेरे पास पॉलिटिकल अनुभव है, मुझे मिलना चाहिए। बसंत सोरेन भी कहेंगे भाई विधायक तो मैं भी हूं, मुझे मिलना चाहिए। लेकिन कल्पना सोरेन कहेंगे कि मैं उनकी पत्नी हूं और पहला हक जो है मेरा है। तो ऐसे में पारिवारिक जो कलह है वो बढ़ती हुई प्रांची बिल्कुल नजर यहाँ पर आएगी। अब ऐसे में मुख्य चेहरा कौन होगा, कौन जो है चेहरा आगे बढ़कर जो है पार्टी का एक जो ध्वज है वो संभालता हुआ नजर आएगा, पार्टी को आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा, इसको लेकर सबकी निगाहें जरूर लगी हुई। लेकिन फिलहाल झारखंड की अगर स्थिति देखें तो जेएमएम के लिए अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी चीज़ों को टैकल करना है, बहुत सारी चीज़ों को संभालना है। और जो सोरेन के परिवार जो है वो क्या वाकई इन चीज़ों को संभालने में कामयाब हो पाएगा? क्या आपस में जो एक बगावत की जो बू आ रही है क्या वो खत्म होती हुई नजर आएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वाकई में अब यही देखना होगा कि आखिरकार परिवार यहाँ पर किस तरीके से एकजुट होगा इस विरासत को संभालने के लिए, इस सरकार को चलाने के लिए। क्योंकि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री तो बना दिए गए, लेकिन यहाँ पर एक जो सपोर्ट सिस्टम है वो शिबू सोरेन का पूरा ही परिवार है। और ऐसे में कल्पना सोरेन और सीता सोरेन को भी एकजुट होकर चलना पड़ेगा, तभी इस सरकार की जो नैया है वो पार होती हुई नजर आएगी। क्योंकि हेमंत सोरेन जिस तरीके से जेल गए हैं, इसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी की नैया डूबती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं आने वाले समय में आखिरकार क्या कुछ होता है, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि झारखंड में जिस नई सरकार का गठन हुआ है वो सरकार इसी तरीके से चलती रहेगी या फिर नहीं। विधानसभा चुनाव में कुछ महीनों का वक्त रह गया है, अब देखते हैं कि बीजेपी यहाँ पर एक बड़ा खेल करने में कामयाब हो पाती है या नहीं। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।